नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं में और धमाका करने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग का लेक्चर नंबर 10। तो सर क्या ये लेक्चर 10 में बस हो जाएगा? नहीं, बस नहीं, अभी इसके बाद एक और लेक्चर आएगा। अभी आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग बात करेंगे सट्टा उद्देश्य प्रयोजन के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हम लोग लास्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो पैसों की जो मुद्रा है उसकी मांग और उसकी पूर्ति के बारे में एक विस्तृत चर्चा हम लोग कर रहे हैं, एक डिटेल्ड डिस्कशन हम कर रहे हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी की किताब में बॉक्स में दे रखा है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि जो मांग करी जाती है, जो मुद्रा की मांग करी जाती है, वो दो कारणों के कारण करी जाती है। पहला होता है जिसमें कि हम लोग ट्रांजैक्शन करने के लिए, सहव्यवहार के लिए, कि भाई हमें रेगुलर लाइफ में लेन देन करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है, इसलिए हम मुद्रा की मांग करते हैं। और दूसरा है बच्चों सट्टा उद्देश्य प्रयोजन। अब सट्टा उद्देश्य प्रयोजन का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम कुछ चीजों को लेकर करके भविष्यवाणी करते हैं कि भैया भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पर हम भविष्य में, स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है कि भविष्य के लिए अनुमान लगाना। ठीक है, हम सट्टा उद्देश्य का मतलब क्या कह सकते हैं कि भविष्य के लिए हम अनुमान लगा रहे हैं, भविष्य के लिए अनुमान लगाना कि भविष्य में ये हो जाएगा। तो भविष्य में अनुमान लगाने के जो बात होती है वो सट्टा उद्देश्य प्रयोजन कहलाता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर के इसकी शुरुआत करूंगा, समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि आज किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है साल 2 साल बाद, और जैसे उसको भी पता चला कि यार अब भी जो सोने की रेट है ना वो बहुत सस्ती है, परंतु कुछ महीने के बाद, 1 महीने के बाद जो सोने की रेट है ना वो बढ़ जाएगी। उसने ऐसा अनुमान लगाया है, कोई गारंटी नहीं, भविष्य के बारे में अनुमान है, हो सकता है बढ़ जाए, गारंटी नहीं है कि बढ़ जाएगी, पर अनुमान लगाया कि बढ़ जाएगी। तो वो क्या करेगा, आज ही सोना खरीद करके रख लेगा। और उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार भविष्य में सोने की जो कीमतें हैं वो गिरावट आ जाएगी, तो वो क्या करेगा कि उस समय का वेट करेगा और उस समय गिरने के बाद, उसकी कीमतें गिरने के बाद खरीदेगा। तो सट्टा उद्देश्य का मतलब सीधा सही है कि भविष्य के लिए हम एक अनुमान लगा रहे हैं। पर अनुमान यहाँ पर किन चीजों के लिए लगाया जा रहा है? सोने के लिए, चांदी के लिए, किन चीजों के लिए लगाया जा रहा है? तो आज हम बात करेंगे बच्चों एक स्पेशल टॉपिक की, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड्स, और हिंदी में हम उसको लिखते हैं बंध पत्र। क्या लिखते हैं? बंध पत्र लिखते हैं। बंध पत्र या बॉन्ड्स क्या है? देखो बच्चों, हमारे पास जो भी संपत्ति है वो 2 प्रकार की संपत्ति होती है। एक तो हमारे पास पैसा होगा, मनी होगा। ओके, तो अगर हम संपत्तियों को विभाजित करें तो एक तो मेरे पास क्या है, मनी है, एक तो मेरे पास पैसा है। उसके अलावा हो सकता है मेरे पास जमीन हो, उसके अलावा मेरे पास हो सकता है सरकार की जो प्रतिभूतियां हैं वो प्रतिभूतियां हो। ठीक है, सिक्योरिटीज के बारे में हमने बात करी थी, सरकार की जो सिक्योरिटीज हैं वो हो। तो ये जो मनी के अलावा या इसके अलावा मैं कहूं मेरे पास सोना हो, चांदी हो, ठीक है, सोना चांदी कुछ भी जो, ठीक है, ये सब कुछ जो पैसे के अलावा सब कुछ है ना, तो इसको हमने थोड़ा सा क्या है आसान कर दिया समझने के लिए, और उसको हमने क्या नाम दे दिया? हमने उसको नाम दे दिया बॉन्ड बेटा, या हिंदी में बंध पत्र। ठीक है ना, तो हमने क्या है इन सबको थोड़ा सा आसान कर दिया और एक बना दिया, हमने इसको कह दिया बंध पत्र। पैसे के अलावा जो कैश होता है, उसके अलावा जो कुछ भी आपकी बैंकों में जो डिपॉजिट है उसको भी एक प्रकार से हम बॉन्ड की प्रकार में देख लेते हैं, बंध पत्र में देख लेते हैं। पर मनी को छोड़ करके जो कुछ भी आएगा वो बंध पत्र में, बॉन्ड्स में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये बॉन्ड्स एग्जैक्टली है क्या? एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड क्या है बेटा? एक कागज का टुकड़ा है, बस, इससे बड़ी इसकी और कोई वैल्यू नहीं है। एक कागज का टुकड़ा है, और ये टुकड़ा क्या कह रहा है? ये टुकड़ा ये कह रहा है कि भैया तुम आज मुझे पैसे दे दो, आज उधार दे दो, और मैं भविष्य में चुका दूंगा, भविष्य में चुका दूंगा। ये बिल्कुल एक प्रकार से आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आज मैं आपके पास आया और मैंने आपको ये बोला कि भैया मुझे 10,000 रुपये दे दो और मैं आपको भविष्य में चुका दूंगा। तो आप एक स्टाम्प पेपर लेकर करके आए और उस स्टाम्प पेपर पे मुझसे लिखवाया कि हाँ भाई मैंने इनसे 10,000 रुपये लिए हैं और मैं 1 साल के बाद चुका दूंगा।
तो वो स्टाम्प पेपर की अपनी लिखा पढ़ाई हुई। अब इसी प्रकार से क्या होता है, जब सरकार को पैसा चाहिए होता है या कोई बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, फर्म होती है, उनको पैसा चाहिए होता है, तो वो एक बॉन्ड जारी करते हैं, एक बंद पत्र जारी करते हैं, एक कागज का टुकड़ा जारी करते हैं और जिसमें ये कहते हैं कि भाई आप हमें इतना पैसा दे दो, हम आपको एक समय के बाद लौटा देंगे। हम उन्हीं बंद पत्रों की बात आज करने जा रहे हैं, उन्हीं बॉन्ड्स की बात हम लोग करने जा रहे हैं। हर बॉन्ड की एक फेस वैल्यू होती है बेटा। क्या होती है? एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे कि आज कोई 100 का नोट है तो 100 रुपए उस पर लिखा हुआ, वो उसकी फेस वैल्यू है। 200 का नोट है, उस पर 200 रुपए लिखे हुए, वो उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। या आप जैसे फॉर एग्जांपल देखें 500 का नोट है तो 500 रुपए उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। तो हर बॉन्ड की क्या होगी? फेस वैल्यू होगी। मतलब हर बॉन्ड के लिए बताया जाएगा कि आप हमें 1000 रुपए दे दो, मैं आपको 1000 रुपए लौटा दूंगा। आप मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं आपको 1000 रुपए लौटा दूंगा। तो हर बॉन्ड की एक वैल्यू होगी। 100 का बॉन्ड, 1000 का बॉन्ड, 500 का बॉन्ड, 800 का बॉन्ड, इस प्रकार से बॉन्ड्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अभी इस वाले बॉन्ड सिस्टम को, इसी को समझना है। ओके, अब आपको एक बात बड़ी ध्यान से समझनी है कि देखिए, एक होते हैं बेटा बॉन्ड्स, और जब भी आप कहीं पर निवेश करते हो, कहीं पैसा लगाते हो, आज मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने जाता हूं तो मैं पूछता हूं कि भैया कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप मुझे ब्याज कितना दोगे? 5%, 6%, 7%। क्योंकि मैं पैसा वहां डिपॉजिट करा क्यों रहा हूं, क्यों जमा करा रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता ही हूं कि मुझे वहां पे प्रॉफिट मिले, मुझे ब्याज मिले। ब्याज नहीं मिलेगा तो सब कुछ बेकार है। इसी प्रकार से अगर कोई कंपनी मुझसे पैसा मांग रही है कि लाओ भाई पैसा दे दो, तो मैंने पूछा भैया कितने, आप मुझे जो मेरा है वो तो लौटाओगे, 1000 रुपए तो लौटाओगे, परंतु उसके साथ कितना, मतलब कितनी ब्याज दर? तो यहां पर एक दूसरा जो होता है बेटा, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो ब्याज दर है, कितना ब्याज हमें मिलेगा वो बताना है। ओके, तो बॉन्ड और ब्याज दर। अब इन दोनों के बीच में जो संबंध है ना बच्चों, वो संबंध कैसा है? प्रतिलोम संबंध है। प्रतिलोम संबंध का मतलब होता है इनवर्स है बेटा, रिलेशन दोनों में बनती नहीं है, इन दोनों में, ठीक है। जब अगर बॉन्ड की प्राइस, मतलब बॉन्ड की प्राइस, बॉन्ड की कीमत अगर ज्यादा होगी, ठीक है, बॉन्ड की प्राइस अगर कीमत ज्यादा होगी तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कम होगा, ठीक है। जैसे मान लो 1000 रुपए का बॉन्ड है, ठीक है, तो उस पर कम होगा। 1500 का है तो उस पर और भी कम होगा। 2000 का होगा तो उस पर और भी कम होगा। और अगर इसकी प्राइस कम होगी तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा। अब मुझे पता है कि ये बात आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आई कि कम ज्यादा का क्या चक्कर मनीष सर ने हमारे जीवन में चला दिया है। तो इसी के समझाने के लिए अब अपन थोड़ा सा डिटेल एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपन एक उदाहरण लिया बच्चों, और उदाहरण में जैसे मानते हैं कि भैया आज एक बॉन्ड है सरकार का या किसी कंपनी का, 1000 रुपए का बॉन्ड है, 1000 रुपए उसकी फेस वैल्यू है। ये कहा गया कि आपको इस पर 4% क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा। 4% साल का आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर मैं ये 1000 का 4% निकालता हूं, वैसे तो आप सभी को आता होगा निकालना, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं, तो ये 40 रुपए आता है। कितना आता है? 40 रुपए। मतलब जिस भी कंपनी को या सरकार को मैंने अगर 1000 रुपए दिए हैं तो वो मुझे एक साल के बाद 1000 रुपए तो लौटाएगी लौटाएगी, पर 40 रुपए और लौटाएगी, तो मुझे 40 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ये वो दर है जो कि अभी चल रही है। अब क्या होता है कि हम अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है बढ़ जाएगी, हो सकता है घट जाएगी, और यह भी हो जाता भी है कि बढ़ जाए या घट जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं मानता हूं, मैं कहता हूं कि जो ब्याज दर है वो सरकार ने क्या कर दी? बढ़ा दी, या फर्म ने बढ़ा दी, या मैं एक ऐसा अनुमान लगा रहा हूं कि ब्याज दर बढ़ जाएगी। यह 1000 रुपए का बॉन्ड अभी किसके पास है? मेरे पास है। और इसमें सरकार ने मुझे, एक कंपनी ने मुझे कहा है कि भाई आपको एक साल के बाद हम आपको 1040 रुपए लौटाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आज मैं आपके पास पैसे उधार लेने आऊं, मैंने आपसे 500 रुपए उधार लिए और आपने ये बोला भाई 6 महीने के बाद या एक साल के बाद तो 500 रुपए लौटाएगा, तो तू मुझे 600 रुपए दिया, क्योंकि 100 रुपए जो तेरा है वो ब्याज हो जाएगा, है ना। ये ऐसा ही है। तो 1000 रुपए सरकार ने, उस कंपनी ने मुझसे मांगे और मैंने बोला भाई क्या दोगे एक्स्ट्रा? बोले 4% प्रॉफिट देंगे आपको, तो मतलब 1040 रुपए आपको लौटा दें। अब ये ब्याज दर बढ़ा दी, ब्याज दर बढ़ाई, और अब ये बोला गया कि भैया 1000 का जो बॉन्ड है उसके लिए हम आपको 8% देंगे। अब 8% का मतलब बच्चों ये हो गया कि 1000 के ऊपर अगर मैं 8 रुपए लूं तो 80 रुपए मेरे पास आते हैं। मतलब अब वो कंपनी ये कह रही है कि भैया
आपको 1080 लौटाएंगे। आप बोलोगे सर ये तो फायदे वाली बात है। नहीं, जिसके पास बॉन्ड है उसके लिए क्या है? नुकसान है, उसके लिए नुकसान है। क्यों नुकसान है? नुकसान इसलिए है, जैसे कि मान लो आज ये जो पहले वाला बॉन्ड है वो मेरे पास है। अब सरकार ने बोला कि अब से 1000 के जो बॉन्ड खरीदेगा हमें 1,000 रुपए देगा, हम उनको 80-80 रुपए देंगे, हम उसको 80-80 रुपए देंगे। तो फिर मेरा बॉन्ड तो अब कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि भाई मैं जिसको बोलूंगा ले भाई मेरा बॉन्ड खरीद ले, वो बोलेगा पागल आदमी है क्या, तू मुझे 40 रुपए दे रहा है, क्योंकि सरकार से तुझे 40 मिलने वाले थे वो अब मुझे मिलेंगे, ठीक है। परंतु अब तो सरकार ये कह रही है कि नए बॉन्ड खरीदो जिसमें 80 रुपए मिलेंगे, है ना। तो भाई अगर मैं अपना बॉन्ड किसी को बेचना चाहूंगा तो मैं उसको ये तो बोलूंगा भाई ये मेरा बॉन्ड ले ले, ये जो पेपर है ये पेपर ले ले और मुझे 1000 रुपए दे दे, और जिस दिन भी इस बॉन्ड का टाइम खत्म हो जाए तो 40 रुपए सरकार तुझे पहुंचा देगी, 40 रुपए सरकार तुझे दे देगी। परंतु अब सरकार ये कह देगी नहीं भाई नए बॉन्ड खरीदो हमसे खरीदो, या कंपनी कह रही है हमसे खरीदो हम 80 रुपए देंगे। तो अब इस बात में तो थोड़ा सा नुकसान हो गया, कोई भी मेरा बॉन्ड नहीं खरीदेगा। तो फिर मैं क्या है उस सामने वाले व्यक्ति को ये बोलूंगा कि भाई चल कोई बात नहीं, तुझे 80 रुपए का प्रॉफिट चाहिए ना, बोला हाँ मुझे 80 रुपए का ही प्रॉफिट चाहिए, तो मैं तुझे उसी हिसाब से दे देता हूं। तो अपन ऐसा मानते हैं जैसे कि यहाँ पे ये 40 रुपए है, ठीक है, ये 40 रुपए है और हम एक एक्स मान करके चलते हैं, ठीक है। और अब जो सरकार हमें देगी वो 8% सरकार ने बोल रखा है, ठीक है। भाई 40 रुपए का तुझे प्रॉफिट मुझे हो रहा था और तुझे 8%, अब जो कीमत है उस पर 8% सरकार देने का वादा करे, बोले हाँ, तो ये 100 इधर आ जाएगा, 40 को मैं 100 से गुणा करूंगा और ये 8 गुणा में है, ये भाग में चला जाएगा, ये x, ये कितना हो गया बेटा मेरा 4000, 4000 में मैं 8 का भाग दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा बेटा 500। मतलब क्या है कि मुझे जो बॉन्ड मैंने 1000 में खरीदा था, 1000 रुपए दे करके खरीदा था, आज मुझे वो 500 में बेचना पड़ रहा है। क्यों बेचना पड़ रहा है? क्योंकि आज इस 500 के हिसाब से ही उसको इतने रुपए मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिल रहे हैं। तो यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि अगर सरकार या कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ा देगी तो जो बॉन्ड की प्राइस है वो कम हो जाएगी। इंटरेस्ट बढ़ा 8% और आज बॉन्ड की कीमत 500 हो गई, पहले 1000 रुपए थी। तो मतलब ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये वाली जो सिचुएशन है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस घट रही है, तो इसमें जिनके पास बॉन्ड्स है ना बेटा, जिनके पास बॉन्ड्स है, बॉन्ड होल्डर जो है, जिनके पास बॉन्ड्स है, उनको क्या होगा? लॉस होगा, नुकसान होगा। भाई मुझे मेरा 1000 रुपए का बॉन्ड 500 में बेचना पड़ रहा है, मुझे मेरा 1000 का बॉन्ड 500 में बेचना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे ये संभावना है और है कि भविष्य में और बढ़ गई तो और नुकसान में जाएंगे। चलो अब इसके विपरीत स्थिति पर भी आ जाते हैं। अब विपरीत स्थिति में सरकार ने या कंपनी ने ये बोला कि भैया आज से जो है ब्याज जो दर है उसको अपन कर देते हैं कम, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कर देते हैं कम। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में सरकार ने, कंपनी ने बोला कि आप लोग हमें 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदो, 1000 रुपए दो, हम आपको 2% जो है ब्याज देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 को मैं 20 से गुणा करके 100 से भाग दे दूंगा और मेरे पास 2% को, तो मैं यहां पर मेरे पास 20 रुपए आ जाएंगे बच्चों। कितने रुपए आ जाएंगे? 20 रुपए। मतलब अब सरकार ये कह रही है कि भाई 1000 पे आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है। पहले ये वाली थी जब कहा कि 1000 पे आपको 40 एक्स्ट्रा देंगे, और अब ये कहा गया कि 1000 पे 20 आपको एक्स्ट्रा देंगे। मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ डिस्काउंट गिर गया। अब रेट ऑफ डिस्काउंट गिर गया तो मेरे पास एक अच्छा अवसर है कि मैं अपने वाले बॉन्ड को निकाल दूं, अपने वाले बॉन्ड को मैं बेच दूं। तो अच्छा, बोले सर कैसे बेच दोगे? अब जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो कह रहा है यार सरकार का मैं बॉन्ड खरीद लूं, बॉन्ड खरीद लूं, बॉन्ड खरीद लूं। बोले अच्छा बॉन्ड खरीदना है। मैंने उसको बोला यार देख मेरे पास भी सरकार का या उसी कंपनी का बॉन्ड है, तू मेरे से ले ले। बोला अच्छा तो तू दे दे भाई। कितने का था? वो भाई 1000 रुपए का था, और उस 1000 रुपए पे मैं 40 रुपए कमा रहा था। उस 1000 रुपए के हिसाब से मुझे क्या है 40 रुपए जो है सरकार दे रही थी या कंपनी दे रही थी। पर आज तो क्या है कि 1000 रुपए जो है उस पर 20 रुपए ही दे रही है, पर मुझे तो भैया 40 चाहिए। 40 करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, और उधर 2 से गुणा करा तो इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब जो बॉन्ड मैंने 1000 रुपए में खरीदा था बेटा, वो मैं आज 2000 में बेच दूंगा।
ठीक है, जो मैंने 1000 में खरीदा था अब वो मैं 2000 में बेच दूंगा। तो ये वाली जो पहली वाली कंडीशन है, इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, ब्याज की दर कम होगी, तो बॉन्ड्स की प्राइस बढ़ेगी और जो बॉन्ड्स होल्डर हैं जिनके पास बंद पत्र पड़े हुए हैं उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा बच्चों, लाभ होगा। ओके, उनको क्या होगा, लाभ होगा। तो ये एक छोटी सी और आसान भाषा में मैंने भी आपको एक कहानी सी समझाई है कि भाई बॉन्ड मतलब एक प्रकार से सरकार को या कंपनी को जब पैसे चाहिए होते हैं तो एक कागज सा जारी करती है, ठीक है, 1000 रुपये उसकी फेस वैल्यू है और ये बोला कि 1 साल के बाद हम आपको इस पे 40 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। परंतु अचानक क्या हुआ कि उसकी कीमत जो ब्याज दर है वो बढ़ा दी। अब 1000 रुपये पर 80 रुपये सरकार दे रही है। तो मैं किसी के पास बेचने जाता हूं तो वो कहता है कि भाई मैं 1000 में क्यों खरीदूं, मैं सीधा सरकार से कंपनी से खरीद लूंगा ना, वो मुझे 80 रुपये देगी। तो फिर मैंने बोला चल ठीक है भाई, तू 80 के हिसाब से ही खरीद, तो 80 के हिसाब से खरीद, मैं तुझे 500 में बेचता हूं। अब तू 500 पर 40 कमा रहा है और फिर और 500 पर 40 कमा करके तू 1000 में 80 रुपये कमा सकता है। बोले ठीक है। अब ब्याज दर कम हो गई, कोई व्यक्ति बॉन्ड खरीदना चाहता तो मैंने बोला तू उनके पास क्यों, सरकार के या कंपनी के पास क्यों जा रहा है, मेरा पास पड़ा है तो मेरा खरीद ले। तो मैंने डबल करके पैसे कमा लिए। ये बात आपको बिल्कुल अगर क्लियर हो गई तो स्पेक्युलेटिव वाला या सट्टा उद्देश्य प्रयोजन वाला टॉपिक ऑलमोस्ट आपका आधे से ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस यहां पर एक ही बात ध्यान रखनी है कि अगर बॉन्ड्स की प्राइस कीमत बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज दर जो कम है तब प्राइस बढ़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने देखा 1000 का 2000 में बेच दिया और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा 4 से 8% हुआ तो ये कम हो गया, आधा हो गया, प्राइस उसकी है कम आ गई। अब इन्हीं सभी के हिसाब से हम मुद्रा की पूर्ति को भी देखेंगे। अब एक आप वक्र बना लीजिए बच्चों, एक वक्र मैं आपको बनवा देता हूं। इस वक्र को कुछ इस प्रकार से लेंगे, ठीक है। अब ये आपको सभी को पता होना चाहिए, इसको हम y अक्ष कहते हैं या y एक्सिस कहते हैं और इसको हम x एक्सिस या x अक्ष कहते हैं। इस वाले पर, और ये हमारा O पॉइंट है, ठीक है। और इस पर हम लोग क्या ले रहे हैं, इस पर हम लोग ले रहे हैं बच्चों ब्याज दर। क्या ले रहे हैं, ब्याज दर। ओके, क्या ले रहे हैं, ब्याज दर। और इधर, ठीक है, सट्टा उद्देश्य के लिए, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा धारण। हम सट्टा करने के लिए, हम बॉन्ड्स को खरीदने बेचने के लिए हम अपने पास पैसा रखते हैं, उसकी बात यहां पर हो रही है। तो चलिए अब समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये समझो कि जैसे मान लो कि भैया आज ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब इसको मैं नाम दे देता हूं, आर नाम दे देता हूं। और इतने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, इस ब्याज दर के लिए मैंने इतना पैसा अपने पास रख रखा है। देखो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं कि हमें मुद्रा की कितनी मांग होगी, हमें मनी की कितनी डिमांड होगी। तो एक तो सहव्यवहार प्रयोजन के लिए होगी और दूसरी सट्टा उद्देश्य प्रयोजन के लिए होगी। सहव्यवहार वाला हमने पढ़ लिया। अब सट्टा उद्देश्य के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो भैया अगर इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है, जब मैं बॉन्ड खरीदना चाहता हूं और खरीदना चाहता हूं तो मैं इतना पैसा अपने पास रखूंगा। कितना पैसा रखूंगा, इतना जो पैसा है वो मैं अपने पास रखूंगा। ओके, इतना पैसा हमने अपने पास रखा। उसके बाद एक उदाहरण के तहत अपन मानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब गिरी है तो आ जाओ, पीछे आ जाओ। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर कम हुआ है तो पैसा क्या हो गया, डबल हो गया, पैसा डबल हो गया। मतलब क्या हुआ यहां पर कि मैं अपने पास जो मुद्रा धारण है वो ज्यादा करूंगा। क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे किसी के पास बॉन्ड खरीदना पड़ेगा तो मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और ज्यादा पैसे देने के लिए मेरे पास ज्यादा पैसों की मांग होगी, वो मैं चाहूंगा। तो इसलिए ये क्या है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो मतलब जैसे ही ब्याज दर गिरेगी तो हमारी जो मुद्रा की मांग है उसमें बढ़ोतरी आ जाएगी। क्यों बढ़ोतरी आ जाएगी, क्योंकि मुझे वो खरीदने के लिए मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ओके, अब एक और इसके तहत एक, अब हमने ये मान लिया कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भैया बढ़ गया, R1 हो गया। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया मतलब पैसे मुझे कम चाहिए होंगे, कम चाहिए होंगे मतलब मैं अंदर घुस जाऊंगा यहाँ पे।
मतलब यहां पर आपको ये समझना है कि अगर ब्याज दर ये है, जैसे कि अपन ने उदाहरण के तहत लिया था कि भैया ये 4% और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा जब 8% और यहां पर आपको 2%। जब 4% है तो आपको इतना पैसा आपको रखना पड़ेगा खुद के पास। जब ब्याज दर गिर गई, मतलब ज्यादा पैसा आपको चाहिए खरीदने के लिए, तो आपको ज्यादा पैसा, इतना पैसा रखोगे। और जब बढ़ गई है तो आपके पास कम पैसा आ रहा है, आपको कम मांग होगी उसकी, तो आपको कम में, सस्ते में मिल जाएगा, तो इसलिए आपको इतना पैसा रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को सभी को प्यार से क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम ये जो जितने भी बिंदु हैं, इन सारे के सारे बिंदुओं को जोड़ देंगे। क्या कर दिया हमने, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को जोड़ दिया। अब आप नाम कुछ भी कर दो, नामकरण ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, जो भी करना हो वो कर दो। अब इसको पर मैं नामकरण जरूर दूंगा। ये अपना आर था तो ये अपना एम फॉर मनी, और जल्दी से बताओ क्या होता है एम फॉर मनी सर, एम। ठीक है, अब ये एम है, और ये जब अपना क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो ये हमारा कम हो गया, तो ये एम 0, और ये बढ़ गया तब M1 अपन ने नाम दे दिया। इन पॉइंट्स को भी अपन नाम दे ही देते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय और C फॉर कैट। ठीक है, देखो ये सब कुछ आ गया, एप्पल फ्रूट भी आ गया, बॉय लड़का भी आ गया, ठीक है, कैट जानवर भी आ गए, मतलब सब कुछ इसमें आ गया। अब एक बात हमें ये देखनी है कि जो सबसे बेहतर, जो संतुलन वाला बिंदु है ना बेटा, ये संतुलन वाला बिंदु है। यहां पर ना तो आपको नुकसान हो रहा है और ना आपको फायदा हो रहा है, मतलब ठीक है, सरकार ने जितना बोला उतना ठीक है, बाकी बात खत्म। आपको ना फायदा है ना नुकसान है। जैसे भाई आज मैं एग्जांपल एक बात बताता हूं, जैसे मान लीजिए मैं कोचिंग चला रहा हूं, आज मैं कोचिंग चला रहा हूं, मैं बोलूं कि भैया आज अगर कोई आज के दिन में हमारी कोचिंग में 1 महीने के अंदर अंदर कोई कोचिंग को ज्वाइन करेगा तो उनकी महीने की फीस सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, 1000 रुपये होगी। 2 महीने के बाद फिर मैंने बोला भाई अब से कोई भी कोचिंग ज्वाइन करेगा तो उनकी फीस 2000 रुपये होगी। तो अपन ने क्या करा कि 1 महीने के बाद बोला कि 1 महीने के बाद कोई बच्चा आएगा तो उसकी फीस बढ़ा दी जाएगी। तो यहां पर भी वही बात है, ये संतुलन वाला बिंदु है बच्चों। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना बेटा, ये है बेटा, इसको कहा जाता है तरलता पास। तरलता पास, या इंग्लिश में कहते हैं अपन लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप क्यों? लिक्विडिटी ट्रैप इसलिए कहा गया है कि हम इससे ज्यादा मुद्रा की मांग नहीं करेंगे, बस ये लास्ट है। यहां पर जो लिक्विडिटी है वो ट्रैप कर दी जाएगी, जो पैसा हम हाथ में रखना चाहते थे बस अब वो बंद हो गया है, खत्म, बस अब इससे ज्यादा हम लोग मुद्रा की मांग नहीं करेंगे। और कभी भी ये यूं आकर के टच नहीं करके जाएगा, हमेशा ये हवा में ही रहेगा। ठीक है, जैसे हमारे सपने रहते हैं हवा में और हमारी बातें रहती है हवा में, ओ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हमेशा हवा में ही रहेगा। तो ये पूरा आपको जो स्पेकुलेटिव का है, सट्टा उद्देश्य प्रयोजन है, ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है। फिर बच्चों में एक ही बात कहता हूं, सर्च कर लीजिएगा कहीं पर भी, चाहे ऑफलाइन में चाहे कहीं, जहां भी आपको उद्देश्य आपका हो, जितना डिटेल में मैंने आपको समझाया है और जितनी आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है, कोई भी नहीं समझाएगा। मैं यहाँ पर, मेरा उद्देश्य मेरी तारीफ करना नहीं है, पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं जो एफर्ट्स आप लोगों के लिए लगा रहा हूँ उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आए, और दूसरा कारण ये कि जब कोई आपसे पूछे तो आप ऐसा समझाओ उसको कि वो व्यक्ति आपको बोल के जाए, यार भाई कहाँ से पढ़ रहा है यार, गजब पढ़ रहा है तू भाई, तेरी कसम 1 नंबर पढ़ रहा है। मैं बस इतना सा सुनना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे जब कोई बच्चा ये आकर के कहता ना ऑफलाइन में या कहीं पर कि सर आज हमें टीचर ने खड़ा करा और बोला कि ये टॉपिक समझाओ, और हमने इतने अच्छे से समझाया, और फिर टीचर ने कहा यार वाह बेटा बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो आप, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो भाई जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनको इतना अच्छे से समझ में आ रहा है कि वो दूसरों को भी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कहानी है आपको समझा दी है। अब अपन जो लिखा हुआ है उसके अनुसार चलते जाते हैं और आपको समझाते जाते हैं। कोई व्यक्ति भू संपत्ति, बहुमूल्य धातुओं, बंद पत्र और मुद्रा इत्यादि के रूप में अपने पास धन संचित कर सकता है। तो देखो हम लोग भू संपत्ति, ठीक है भाई, हमने कोई जमीन खरीद ली, उसमें कोई बहुमूल्य धातु मतलब सोना चांदी खरीद लिया है, या जैसे कोई बंद पत्र हो गए सरकार के या किसी कंपनी के, या मुद्रा मनी, हम इन किसी भी फॉर्म में क्या है धन को संचित कर करके रख सकते हैं, अपने पास इकट्ठा रख सकते हैं। सरलता की दृष्टि से हम मुद्रा के अलावा परिसंपत्तियों को अन्य सभी रूपों को मिलाकर एकल कोटि बंद पत्र बना ले। देखो अब सरलता के लिए हमने क्या करा, मुद्रा को छोड़ कर करके जितनी भी परिसंपत्तियां है,
चाहे वो भू संपत्ति हो, चाहे वो बहुमूल्य धातु हो, चाहे वो बंध पत्र हो, इन सबको एक कोटि मतलब एक ग्रुप में हमने इनको डाल लिया और हमने इनको क्या कह दिया बेटा, बंध पत्र हमने इनको कह दिया, हमने इनको बॉन्ड्स कह दिया। ठीक है, बंध पत्र क्या है? प्रतीकात्मक रूप में बंध पत्र ऐसे कागज हैं जो एक समय अवधि के उपरांत भविष्य में मौद्रिक प्रतिफल की धारा का वादा करते हैं। मतलब एक समय अवधि के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद आपको क्या है, वो मौद्रिक प्रतिफल देंगे। मतलब एक समय के बाद वो क्या हो जाएंगे, मनी में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो आपके मनी में बदल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि भैया 1000 रुपए की है तो वो 1 साल के लिए बोला है, तो वो मुझे 1 साल के बाद वो पैसा मेरा मिल जाएगा, वो बॉन्ड मेरा पैसों में, मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। सरकार अथवा फर्म जनता से लिए गए उधार के लिए इन कागजों को जारी करते हैं और बाजार में इन्हें खरीदा बेचा जा सकता है। ठीक है, हमने वो केंद्रीय बैंक के कार्य पढ़े थे ना, जिसमें हमने ये बात पढ़ी है कि वो खरीदना और बेचना करता है केंद्रीय बैंक सरकार के प्रतिभूतियों को, उनके बॉन्ड्स को। तो वही काम है, जब भी सरकार को पैसे की आवश्यकता पड़े या किसी फर्म को, किसी कंपनी को आवश्यकता पड़े, तो वो अपने बंध पत्र जारी करता है, अपने बॉन्ड्स जारी करता है और लोगों से, बैंकों से पैसा मांगती है सरकार या कंपनियां। तो पैसा मांगते और वो कहती है कि भाई हम आपको इतना इंटरेस्ट आपको उसके ऊपर दे देंगे, और फिर उनको खरीदा और बेचा जाता है। जैसे ये भी हो सकता है, ये बात तो आपको अभी तक समझ में आई गई होगी, जैसे कोई ये कंपनी है, इसका बॉन्ड मैंने खरीदा। ठीक है, ये जो बॉन्ड है किसने खरीदा, मनीष सर ने खरीदा। और फिर इसी बॉन्ड को जैसे मान लीजिए मैं किसी दूसरे को बेच सकता हूं, मैं राहुल सर को बेच दिया जैसे मैंने। ठीक है, परंतु बस शर्त यही है कि अगर बॉन्ड पे जैसे मान लो कि मैंने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा और 4% का सरकार ने वादा करा था 40 रुपए देने का, तो अगर वही है तो राहुल सर को मैं 1000 में ही बेचूंगा, तो मुझे ना फायदा ना नुकसान। परंतु सरकार ने बोल दिया नहीं भाई, अब से जो नए बॉन्ड है उन पे 8% है, तो राहुल सर मुझे ये कहेंगे कि सर मैं नए खरीद लूंगा, आपका क्यों खरीदूं, तो मुझे तो इतना ही दो कि मुझे तो 1000 रुपए के हिसाब से 80 रुपए मिले। तो फिर मैंने बोला सर आप 500 का ले लो, क्योंकि 500 पे आपको 40 मिलेंगे और फिर दूसरे 500 पे 40 मिलेंगे। कम होगा तो फिर मैं राहुल सर से डबल पैसे ले लूंगा। ओके, ये चीज मैंने आपको पूरी समझाई है। कोई फर्म जनता से 100 रुपए का कर्जा लेना चाहती है, तो वो उधार लेना चाहती है 100 रुपए, वह एक बंध पत्र जारी करती है जो प्रथम वर्ष के अंत में 10 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में मूलधन 100 रुपए के साथ 10 रुपए के योगफल को देने का भरोसा दिलाता है। तो वो अब क्या, उसको 100 रुपए उधार चाहिए लोगों से, तो वो एक बंध पत्र, एक बॉन्ड जारी करेगी जिसमें ये कहेगी कि प्रथम वर्ष के अंत में, मतलब पहला साल जो एंड होगा उसमें 10 रुपए देंगे, और जब दूसरा साल पूरा खत्म हो जाएगा तो उसमें 100 रुपए के साथ आपको 10 रुपए और मिलाकर करके दे दिया जाएगा। ऐसे बंध पत्र का अंकित मूल्य 100 रुपए है। मतलब जो इसकी फेस वैल्यू है वो कितनी है, ये जो अभी उदाहरण देखा उसकी फेस वैल्यू अपनी कितनी है बच्चों, या अंकित मूल्य जो है वो कितना है, 100 रुपए है। परिपक्वता अवधि, परिपक्वता अवधि का मतलब क्या है, जो मैच्योरिटी पीरियड है कि भाई ये कब मैच्योर हो जाएगा, कब इसका पूरा टाइम कब हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। इसीलिए तो कहा कि पहले साल के अंत में 10 और फिर दूसरे साल के अंत में 100 रुपए के साथ 10 रुपए और इसका कूपन दर, ठीक है, कूपन दर, या इसको आप ब्याज दर भी कह सकते हो। ये जो कूपन दर या ब्याज दर कितना होगा, 10% होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये 100 रुपए हैं, ठीक है, ये 100 रुपए हैं, इस पर हम आपको 10% दे रहे हैं। इसका मतलब है कि 10 रुपए हम आपको लौटा देंगे, 1 साल के बाद आपको 10 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये 3 बातें ध्यान रखनी है। अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपए, क्योंकि 100 रुपए का कर्जा ले रही है, 100 रुपए का एक बॉन्ड जारी करा जा रहा है। परिपक्वता अवधि कितने समय के लिए ले रही है, 2 साल के लिए ले रही है। और कूपन दर कितना है, उसका 10% है, मतलब 10% ब्याज दर उसका होगा। कल्पना कीजिए कि आपके बचत बैंक खाते पर प्रचलित ब्याज की दर 5% के बराबर है। अब देखो, आप एक ऐसी कल्पना करो कि आपका जो बैंक है जिसमें आपने अकाउंट खुला रखा है, और उस अकाउंट वाला बैंक का अकाउंट ये कहता है कि आप हमारे यहाँ पे बैंक में पैसा जमा कराओ, आपको जितनी भी डिपॉजिट होगी उसमें पूरे साल पर 5% देंगे। मतलब अब एक बात बताओ, मैं बैंक में 100 रुपए जमा कराता हूं तो मुझे पूरे साल में 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, और मैं बॉन्ड में खरीदता हूं एक 100 रुपए का तो मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हम किधर जाएंगे, किधर जाएंगे? तो इंसान तो वैसे ही लालची है तो वो ज्यादा पैसों की तरफ जाएगा, वो बॉन्ड की तरफ जाएगा। वो ये सोचेगा कि यार 100 रुपए मैं बैंक को दूं, वो मुझे 5 रुपए पूरे साल में देगा, और बॉन्ड खरीदूंगा तो मुझे 10 रुपए देगा। ओके, स्वाभाविक है कि आप इस बंध पत्र से अर्जित आय की तुलना अपने बचत बैंक खाते के ब्याज से करेंगे। तो बिल्कुल स्वाभाविक है ये बात कि जो बंध पत्र से आपको इनकम हो रही है
और उसकी तुलना आप किससे करोगे कि जो अपना बचत बैंक खाता है उसमें आपको कितना ब्याज दर दे रहे हैं, जिसका ज्यादा होगा आप उधर चले जाओगे। अगर आप इसका एक उल्टा उदाहरण लेकर के देखो, जैसे मान लीजिए वो 10 कह रहा है और बैंक ये बोले कि भैया आप 100 रुपए जमा कराओ, हम आपको 20% ब्याज देंगे, मतलब आपको 20 रुपए हम लोग देंगे, तो हम बैंकों की तरफ चले जाएंगे। मतलब हमें जहां ज्यादा प्रॉफिट होगा हम उधर ही चले जाएंगे। स्पष्ट है, बचत बैंक खाते की अपेक्षा बंद पत्र अधिक आकर्षक है और लोगों में बंद पत्र लेकर रखने की तीव्रता बढ़ जाती है। और तो अब ये साफ दिख रहा है कि भैया हमें अच्छा खासा पैसा जो है बंद पत्र पे, बॉन्ड पे मिल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, बॉन्ड्स को खरीदना शुरू करेंगे, बॉन्ड्स की तरफ अधिक आकर्षित होंगे, ज्यादा आकर्षक उधर होंगे और उनको खरीद कर करके अपने पास रखने की तीव्रता बढ़ जाएगी। सब जल्दी जल्दी लोग क्या करेंगे कि सब बॉन्ड खरीदने की कोशिश करेंगे। अतः बंद पत्र की कीमत और ब्याज की बाजार दर में प्रतिलोम संबंध होगा। तो देखिए बंद पत्र की कीमत और ब्याज की बाजार दर में प्रतिलोम संबंध होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर बॉन्ड की प्राइस अगर बढ़ती है तो रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बच्चों वो गिरेगा, और अगर प्राइस गिरेगी तो ये बढ़ेगा। भिन्न भिन्न लोगों की अर्थव्यवस्था के संबंध में अपनी निजी सूचना के आधार पर ब्याज की बाजार दर में भविष्य में होने वाले संचलन के संबंध में आशाएं भिन्न भिन्न होंगी। देखिए पहली बात तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, मैं आपको स्टार्टिंग में ही जो खाली स्लाइड पे समझा देता हूँ ना, वो इतना समझा देता हूं कि आपको यहाँ पे मुझे ज्यादा चीजें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ये था अभी पहले ही समझ चुके थे, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आ जाओ। ये पॉइंट क्या कहता है कि भैया हमारा भविष्य को लेकर के सबकी जो आशाएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। जैसे मान लो मुझे किसी ने कहा कि अरे यार बॉन्ड की प्राइस की जो है ना इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, तो निकाल दे। तो मैंने सोचा हाँ यार बढ़ जाएगा, तो अब भी निकाल देता हूँ। आपको खबर लगी अरे गिरने वाला है, रुक जा इंटरेस्ट गिरेगा, अपन फिर निकालेंगे। तो सबको क्या है, अलग अलग जब सूचनाएं मिलती है तो भविष्य को लेकर के जो उनके अनुमान है वो भी भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। यदि आप सोचते हैं कि ब्याज की बाजार दर आकस्मिक 8% वार्षिक दर पर स्थिर होती है, तो आप 5% चालू की दर के बारे में विचार कर सकते हैं, जो धारणीय समय अवधि में बहुत कम है। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि भविष्य में 8% हो जाएगी और अभी 5% है, जो कि अभी बहुत कम है। आप ब्याज दर में वृद्धि के बारे में आशा कर सकते हैं और परिणामतः बंद पत्र की कीमत गिर सकती है। ठीक है, अब ब्याज दर में बढ़ोतरी हो रही है तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे गिरावट आ जाएगी। ठीक है भाई, ये क्या कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ब्याज दर जो है उसमें क्या है, ब्याज दर में बढ़ोतरी हो रही है। ब्याज दर में बढ़ोतरी हो रही है तो यहाँ पे जो बॉन्ड की प्राइस है वो गिर जाएगी। मतलब क्या हुआ कि मुझे सस्ते में बॉन्ड दूसरे को बेचने पड़ेंगे, अपन को नुकसान होगा, तो अपन नुकसान वाला काम करेंगे नहीं। यदि आप एक बंद पत्रकर्मी हैं, अगर आप एक ऐसे बंद पत्रकर्मी मतलब आपके पास बॉन्ड होल्डर है, आपने बॉन्ड्स को होल्ड करके रखा हुआ, आपके पास बॉन्ड्स हैं, तो बंद पत्र की कीमत में कमी का अर्थ है कि आपको हानि होगी। तो बंद पत्र की जो कीमत है उसकी प्राइस है, ये जो प्राइस है इसमें कमी आई, इसका मतलब क्या होगा, लॉस होगा। ये बात मैंने आपको शुरुआत में बता दी कि भैया जब प्राइस बॉन्ड की प्राइस कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि जिसके पास बॉन्ड्स है उनको लॉस हो रहा है, और जब इसकी प्राइस ज्यादा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, इसका मतलब जिसके पास बॉन्ड्स है उसको प्रॉफिट हो रहा है, पैसा ही पैसा। ठीक उसी तरह जैसे आपके द्वारा धारण की गई संपत्ति के मूल्य में अकस्मात बाजार में मूल्यह्रास के कारण आपको हानि होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या कहना चाहता है, जैसे आपकी कोई संपत्ति है, जैसे मान लो कि भैया मैंने 100 गज जमीन खरीद रखी है। ठीक है, 100 गज की जमीन खरीद रखी है, और ये जब मैंने खरीदी तो कहा गया था कि 1 गज की जो जमीन है उसकी 5,000 रुपए है। तो मतलब मैं 100 गज को 5,000 से गुणा कर दूंगा, मतलब 5 लाख रुपए। मैंने जमीन खरीदी कितने में थी, 5 लाख रुपए में खरीदी थी। पर मान लो अचानक कुछ ऐसी स्थितियां हुई कि अब जमीन की रेट गिर चुकी है और अब जमीन 4,000 गज पर ही बिक रही है। मतलब मैं मेरे 100 गज की जमीन को बेचूंगा तो 4,000 के हिसाब से बेचूंगा, मतलब 4 लाख में बेचूंगा। तो कभी कभार क्या होता है कि हमारी जो संपत्तियां होती है उनकी मूल्यह्रास हो जाता है, डेप्रिसिएशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। मतलब उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, गिर जाती है, तो उससे भी हमें नुकसान हो जाता है। बंद पत्र की कीमत में गिरावट से हुई इस हानि को बंद पत्रधारी की पूंजी हानि कहते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, जो बंद पत्र की कीमत गिरने से जो उसको नुकसान हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, बंद पत्रधारी। जिस बंद पत्र को जिसने धारण कर रखा हो, जो बंद पत्र जिसके पास हो, उसकी क्या है, पूंजी की हानि है, पैसों का नुकसान है।
ऐसी परिस्थितियों में आप अपने बंद पत्र को बेचने का प्रयास करेंगे और उसके बदले मुद्रा धारण करेंगे। और जब ऐसा होगा तो आप अपने बंद पत्र को क्या है, बेचने का प्रयास करेंगे कि नहीं साहब मैं तो बेच दूं, भरोसा नहीं है कि आप भी कीमत गिरी हुई है, कल को और कीमत गिर गई और नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़ गया तो ऐसा नहीं करना। अब भी बेच करके निकाल दो और पैसा अपने हाथ में ले लो, मुद्रा अपने हाथ में ले लो। अतः ब्याज की दर और बंद पत्र की कीमत में भविष्य में होने वाले संचलन के संबंध में सट्टा के लिए मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है। तो ब्याज की दर और बंद पत्र की कीमत में भविष्य में होने वाले संचलन के संबंध में सट्टा के लिए मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम हमारे जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, कीमतें कम हुई, मतलब क्या हुआ कि भाई सस्ते में बेचना पड़ेगा, परंतु खरीदना तो हमें, जैसे मान लीजिए मैं खरीदने जा रहा हूं तो मुझे खरीदना होगा, तो मुझे उसके लिए पैसों की आवश्यकता होगी। तो हम भविष्य में अनुमान के हिसाब से हम मुद्रा की मांग करते हैं कि हाँ भैया मुझे इतना पैसा चाहिए होगा, जो कि मैंने आपको कर्व से या वक्र से समझाया था। जब ब्याज की दर बहुत ऊंची हो तो हर कोई भविष्य में इसके गिरने की आशा करता है और इस प्रकार बंद पत्र धारण करने से पूंजीगत लाभ की आशा करता है। अगर ब्याज की दर बहुत ही ज्यादा ऊंची हो तो वो ये भविष्य में उम्मीद करता है कि भैया इसकी जो ब्याज दर है वो गिर जाए, ठीक है, इसकी ब्याज दर क्या हो जाए, गिर जाए और इसकी कीमत बढ़ जाए, तो जिससे कि मैं पूंजीगत लाभ कमा सकूं, ठीक है। क्योंकि ये ब्याज दर गिर जाएगी तो मैंने आपको उदाहरण दिया था ना कि जो मेरा 1000 का था वो मैं कितने में बेच दूंगा, 2000 में बेच दूंगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा। अतः लोग अपनी मुद्रा को बंद पत्र में बदल देते हैं। इस प्रकार सट्टा के लिए मुद्रा की मांग कम होगी और लोग अपनी जो मुद्रा है उसको किस में बदल देंगे, बंद पत्र में बदल देंगे, बॉन्ड में चेंज कर देंगे। मतलब लोगों ने क्या करा, पैसा जो था, मनी जो था, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है तो इसका मतलब क्या है, पैसा है नहीं, तो जो मुद्रा की पूर्ति है, जो सप्लाई है, वो कम हो जाएगी। जैसा कि पूर्व लिखित है कि ब्याज की दर को धारित मुद्रा अधिशेष का अवसर लागत अथवा कीमत के रूप में समझा जा सकता है। तो जैसे कि आपको पहले बताया गया कि ब्याज की दर को धारित मुद्रा, ठीक है, जो ब्याज की दर है दे रखी है, उसको जो धारण करने वाला है वो मुद्रा अधिशेष का अवसर लागत, ठीक है। भाई अब आपको यहाँ पर दो ही बातें हैं, या तो आपको प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। तो ये जो अवसर लागत है इसको तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, मतलब मनी सप्लाई में वृद्धि होती है और लोग बंद पत्र खरीदते हैं, तो बंद पत्र के लिए मुद्रा की अतिरिक्त मांग में वृद्धि होगी, जिससे बंद पत्र की कीमत बढ़ेगी और ब्याज की दर में गिरावट आएगी। मतलब क्या कह रहा है ये कि जो मनी सप्लाई है, जो मनी सप्लाई है उसमें वृद्धि हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए। वो इंक्रीज होगा तो लोग बंद पत्र खरीदते हैं, ठीक है, वो खरीदेंगे, ठीक है, और खरीदेंगे तो मुद्रा की इस अतिरिक्त जो मांग है उसमें वृद्धि हो जाएगी कि भाई हमें ज्यादा पैसा चाहिए खरीदने के लिए, और जब ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, तो उसकी जो कीमत है बंद पत्र की वो भी बढ़ेगी, और जब वो बढ़ेगी तो ब्याज दर क्या है, ब्याज दर में गिरावट आ जाएगा, क्योंकि बंद पत्र की कीमत बढ़ना, उसकी गिरावट, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप चलेगा, नेगेटिव रिलेशन चलेगा कि अगर एक की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी ब्याज दर घटेगी, और ब्याज दर बढ़ेगी तो वो कीमत घटेगी। दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बढ़ी हुई पूर्ति से अधिशेष मुद्रा धारित करने के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, अर्थात ब्याज की दर में कमी आएगी ही आएगी। मतलब आपको जो अधिशेष मुद्रा है उसको धारण करने के लिए आपको एक्स्ट्रा सरप्लस में अगर आपको मुद्रा धारण करनी है तो उसके लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, मतलब ब्याज दर में कमी आ जाएगी। किंतु यदि ब्याज की बाजार दर पहले से ही काफी निम्न हो, जिससे कि हर कोई यह आशा करे कि भविष्य में इसमें वृद्धि हो, तो इस कारण से कोई पूंजी की क्षति करके बंद पत्र नहीं खरीदेगा। और सबको पता है कि भाई अब भी बहुत कम है और भविष्य में बढ़ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा और बॉन्ड की कीमतें गिरेगी, तो ऐसा लॉस कोई भी नहीं करना चाहेगा, कोई भी बंद पत्र नहीं रखना चाहेगा, वो सोचेगा पहले पहले ही निकाल दो। अर्थव्यवस्था में हर कोई अपने धन को मुद्रा अधिशेष के रूप में रखता है, तो हर कोई व्यक्ति अपने पास जो मनी है वो अधिशेष सरप्लस में रखना चाहता है। मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नुकसान में रहना चाहे, हर व्यक्ति अपने पास जो पैसा है वो एक्स्ट्रा रखना चाहता है, मनी जो है वो एक्स्ट्रा रखना ही चाहता है। यदि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मुद्रा इंजेक्ट की जाती है, मतलब अर्थव्यवस्था में एक्स्ट्रा पैसा डाल दिया जाए, इंजेक्ट का मतलब जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो इंजेक्शन से क्या हुआ, दवाई अंदर गई, दवाई इंजेक्ट करी गई है, तो
अगर एक्स्ट्रा पैसा हमारी इकोनॉमी में डाल दिया जाएगा तो इसका उपयोग बंद पत्र की मांग में वृद्धि करेगा। ठीक है, अब एक्स्ट्रा पैसा आ गया लोगों के पास तो लोग क्या बोलेंगे कि साहब बॉन्ड चाहिए, बॉन्ड चाहिए, बॉन्ड खरीदेंगे, तो उससे वापस क्या हो जाएगा, ब्याज की दर कम हो जाएगी। क्योंकि देखो ज्यादा डिमांड है, डिमांड ज्यादा है। ठीक है, और डिमांड जब भी किसी चीज की ज्यादा होती है तो उसकी प्राइस ज्यादा होती है या नहीं होती, मुझे बताओ भैया। देखो पैसा आया इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा आया तो लोगों ने बोला नहीं भाई बॉन्ड खरीदेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे, सरकार का खरीदेंगे, कंपनी का खरीदेंगे, मतलब बॉन्ड्स की जो डिमांड है वो डिमांड बढ़ गई कि हाँ भैया आप खरीदना है। और जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, मांग बहुत ज्यादा होती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है ना, प्राइस बढ़ जाती है ना भैया। आज आप जैसे मान लीजिए कि आप 10 लोग हो, आप किसी दुकान पे सामान लेने गए और उसने बोला भैया मेरे पास तो 7 ही सामान है, अब डिमांड 10 की है और सामान 7 है, तो वो क्या करेगा, कीमत बढ़ा करके देगा, भाई जो ज्यादा दे सके वही ले पाएगा। जब भी डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस ज्यादा ही होगी। अब एक और उदाहरण देता हूं, आप जैसे मान लीजिए घर में कोई कार्यक्रम करवाते हैं और उसमें मान लीजिए आप किसी सिंगर को बुलाना चाहते हैं। अब जो सिंगर बहुत पॉपुलर होगा, उसकी बहुत डिमांड होती है, तो उसकी कीमत तो ज्यादा है ना भाई उसकी तो ज्यादा है। और जो ठीक है ज्यादा पॉपुलर नहीं है तो वो कम में भी आ जाएगा। तो जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी उसकी प्राइस ज्यादा होगी। तो बॉन्ड की डिमांड ज्यादा है मतलब प्राइस ज्यादा है, और प्राइस ज्यादा है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा बच्चों, कम होगा। इसी लिंक को समझना है। मुद्रा अधिशेष के लिए लोगों की लालच को परितृप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ऐसी स्थिति में इसको क्या कहा जाता है, तरलता पास कहा जाता है। तो मुद्रा अधिशेष के लिए जो लोगों का लालच है उसको तृप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरलता पास, या इंग्लिश में हम इसको कह देते हैं बच्चों लिक्विडिटी ट्रैप। मतलब कि अब इससे ज्यादा लोगों की मुद्रा की मांग नहीं होगी सट्टा के लिए। सट्टा अनुमान लगाना, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, बॉन्ड इतना बढ़ जाएगा, गिर जाएगा, ये सब कुछ। ठीक है, तो हमने मुद्रा की मांग का टॉपिक पढ़ा। मुद्रा की मांग का टॉपिक क्या होता है वो बताया, वो सबसे तरल पदार्थ है, सबसे तरल संपत्ति है वो बताया। उसके बाद सहव्यवहार योजना प्रयोजन और सट्टा प्रयोजन, इन दो के लिए हर व्यक्ति अपने पास जो पैसा रखना चाहता है बच्चों, वो इन दो चीजों के लिए रखना चाहता है। या तो वो अपने जो रोजमर्रा का जीवन है उसमें खर्चा करने के लिए कि भाई मैं कपड़े खरीद लूं, मैं खाने का सामान खरीद लूं, मैं जूते खरीद लूं, ये सब कुछ। या इसके अलावा क्या है, वो कहीं पर निवेश करने के लिए, कहीं पर निवेश करने के लिए पैसा आता है, मैं जमीन खरीद लूं, मैं कोई बॉन्ड खरीद लूं, मैं कोई सिक्योरिटी खरीद लूं, ये सब कुछ। क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था y = C+S। ठीक है, तो जो हमारी इनकम होती है उसमें हम या तो उपभोग करते हैं या बचत करते हैं, और इसमें फिर हमने आय भी लगाया था, स्लैश करके आय लगाया था। इसका मतलब बचत क्या है, निवेश है। ठीक है, बचत भी निवेश है। तो बचत अब चाहे वो बैंकों के द्वारा कर सकता हूं, बैंकों में जमा करा करके कर सकता हूं। तो हम पैसा क्यों चाहते हैं, या तो हम उपभोग करने के लिए या कहीं निवेश करने के लिए। निवेश का मतलब क्या है कि भैया मुझे जहां पे कुछ एक्स्ट्रा मिले, तो वो एक्स्ट्रा कैसे मिलेगा, जमीन खरीद लूंगा, महंगी हो जाएगी, बेच दूंगा। कोई बॉन्ड खरीद लूंगा, बढ़ जाएगा, बेच दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तो हमारी ये तरलता पास होती है। इससे ज्यादा फिर हमें पैसा नहीं चाहिए होता। पैसा सिर्फ दो ही कामों के लिए चाहिए, रोजमर्रा के जीवन के लिए मतलब उपभोग के लिए, और उसके अलावा निवेश करने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, जिसको हम सट्टा उद्देश्य प्रयोजन कह रहे हैं। ओके बच्चों, तो आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा, दैट इज द मनी सप्लाई। बच्चों ये टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग समझेंगे कि मनी सप्लाई कैसे होती है। ठीक है, तो आज के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और बच्चों प्लीज़ बताया कीजिए कि लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी और भी मोटिवेशन मिले। और बाकी मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि इजी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आप लोगों को दिया है। एनसीईआरटी में कुछ फॉर्मूलाज इस बॉक्सेस में लिखे हुए, उनके चक्कर में मत पड़िएगा। बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा, और इतना हाई लेवल का आता भी नहीं है आप लोगों को। जितना मैंने पढ़ाया है उतना भी डीप में नहीं आएगा आप लोगों के। मैंने बहुत हाई लेवल पे जाकर के पढ़ाया है, पर बस यही काम आप लोगों को करना है कि जितने आसान भाषा में आपको समझ में आया है, इतना ही आसान भाषा में दूसरे बच्चों को भी समझ में आए। इसलिए आपको लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़ाना है। और डिस्क्रिप्शन में आर्ट्स टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन करना है, जिससे आपको पता रहे कि अब नया अध्याय कौन सा होगा, क्या जानकारियाँ होंगी, सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इस अध्याय का एक को लेक्चर लेकर के आएंगे। ठीक है, 11वां लेक्चर 11। और जब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।